तो हम पहले सिस्ट फॉर्मेशन तक पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन थ्रू द एंडोस्पोर फॉर्मेशन। इसमें हमने पढ़ना है कि किस तरह वो एसेक्सुअली बैक्टीरिया एंडोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू अपनी रिप्रोडक्शन कर सकता है। एंडोस्पोर इन बैक्टीरियल सेल आर फॉर्म ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल कंडीशंस। हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जबकि कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशंस को हम स्ट्रेसफुल कंडीशंस भी कहते हैं। अब स्ट्रेसफुल कंडीशंस कौन सी है? सच एज डेसिकेशन एंड स्टारवेशन। डेसिकेशन अगर वो ड्राइनेस में रहा है, वहां पे पानी नहीं है, या स्टारवेशन उसको अपने प्रॉपर फूड और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिली। अब बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या होता है? इनके अंदर एक प्रोटोप्लास्ट होता है। प्रोटोप्लास्ट उसको कहते हैं जिसकी सेल वॉल नहीं होती। एंड अ कोर कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए, राइबोसोम्स, एंजाइम्स एंड ट्रांसफर आरएनए। हर चीज बाकी इनके पास होती है जो कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल के लिए नेसेसरी है। ओनली वन एंडोस्पोर इज फॉर्म्ड इन वन बैक्टीरियल सेल। एक बैक्टीरियल सेल में हमारे पास एक एंडोस्पोर ही बनेगा एक टाइम पे। ऑन जर्मिनेशन इट गिव्स राइज टू अ न्यू बैक्टीरियल सेल। और ये एंडोस्पोर जब आगे जाएगा तो ये न्यू जो है हमारे पास बैक्टीरियल सेल्स की जर्मिनेशन को बढ़ाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसके स्टेप्स हैं कि किस तरह ये हुआ है फॉर्मेशन। इसमें हमारे पास ये देखें, सबसे पहले ये डीएनए हमारे पास सेल है। डीएनए बैक्टीरियल सेल है। इसकी इन्होंने शो किया साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, और ये अंदर डीएनए। ये जो डीएनए मटेरियल है इसमें रेप्लिकेट होगा। रेप्लिकेट होने के बाद इसकी सेलुलर डिवीजन होगी। ये एक नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ये एक मदर सेल है और जबकि एक डॉटर सेल है। अब जब इसके ऊपर अनफेवरेबल कंडीशंस आई हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशंस आई हैं, तो इसने एंडोस्पोर फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। ये इसके अंदर एंडोस्पोर बनना शुरू हो गया है। एंडोस्पोर की अपनी जो है कॉर्टेक्स, उसकी कॉर्टेक्स भी बनेगी। और उसके बाद जो है ये स्पोर कोट बनेगा उसके ऊपर, और जब ये मैच्योर हो जाएगा तो पूरा एंडोस्पोरियम बन जाएगा। और उसके बाद ये यहाँ से बैक्टीरियल सेल वॉल खुलेगी और ये अपने जो है एंडोस्पोरियम को रिलीज कर देगी। जो उसके बाद में जब ये आगे जाएगा, जब हमने पढ़ा है कि एक एंडो बैक्टीरियल सेल एक एंडोस्पोर बनाता है। तो जब एक एंडोस्पोर बन गया, जब ये आगे रिलीज हो गया एनवायरनमेंट में, तो न्यू बैक्टीरियल सेल्स को जनरेट कर देगा। ये हमारे पास ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास जेनेटिक मटेरियल शेयर नहीं होता, एक ही पेरेंट का होता है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल और आइडेंटिकल किड्स बनते हैं। जबकि सेक्सुअल में हमने पढ़ा था कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो शेयर होता है और एक नया कॉम्बिनेशन के साथ एक नया जो है ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन जो बैक्टीरिया की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उसकी एक सिग्निफिकेंस है। और सिग्निफिकेंस की वजह क्या है कि इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन ऑब्जर्व नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? मतलब जेनेटिकली दोनों पेरेंट का डीएनए कंबाइन नहीं होता। इस वजह से इसकी हाईली सिग्निफिकेंस है। अगर कंबाइन नहीं होता तो इसमें क्या होता है? दिस इज बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक मटेरियल इज एक्सचेंज्ड। इसमें हमारे पास जेनेटिक मटेरियल जो है हमारे पास एक्सचेंज होता है बिटवीन द टू सेल्स। दो सेल के दरमियान जेनेटिक मटेरियल हमारे पास एक्सचेंज हो जाएगा, विच फैसिलिटेट्स जेनेटिक रिकम्बिनेशन एंड क्रिएट्स अ जेनेटिक ड्रिफ्ट। और हमारी जो पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की, इसमें वेरिएशन आ जाती है। मतलब जेनेटिक मटेरियल मटेरियल एक्सचेंज होगा, उससे जो है रिप्रोड्यूस होगा न्यू बैक्टीरिया। अब इसके तीन तरीके से बैक्टीरिया जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, जिसमें हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है और कॉन्जुगेशन। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। इन ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरियम टेक्स अप द डीएनए फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है जी? बैक्टीरिया जो है डीएनए जो एनवायरनमेंट से लेता है, कोई भी, मतलब किसी भी बैक्टीरियल डीएनए एनवायरनमेंट में है तो उसने वो ले लिया। एंड बीन या उसने खुद ले लिया या किसी बैक्टीरिया ने शेयर कर दिया। ये फिनोमेना बेसिकली हमारे पास ग्रिफ्थ एंड एवरे ने डिस्कस किया था। ग्रिफ्थ ने 1928 और 1944 में एवरे ने। इन्होंने क्या कहा था कि जी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो है वो अपना डीएनए ट्रांसफर कर देगा एक नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में। और अगर वो जो डीएनए है जो हमारे पास, अगर वो डीएनए सर्कुलर होगा तो हम उसको प्लास्मिड कह देंगे, हम उसको डीएनए नहीं कहेंगे। मतलब एक कैप्सुलेटेड डीएनए एक अनकैप्सुलेटेड नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में जो है ट्रांसफर होगा। अब ये प्लाज्मिड ट्रांसफर हो गया, ठीक है, सर्कुलर डीएनए ट्रांसफर हो गया। ये देखें, ये सर्कुलर डीएनए। द प्लाज्मिड कैन बी कॉपीड इन द रिसीविंग सेल। अब ये प्लाज्मिड जब इसमें ट्रांसफर होगा, इसके अंदर ये कॉपी हो जाएगा एंड पास्ड ऑन इट्स डिसेंडेंट्स, और आगे अपने जो है डिसेंडेंट्स जो है मेंटेन कर देगा। फॉर जीन ट्रांसफर वी ट्रांसफॉर्मेशन विच डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ अ लिविंग डोनर सेल। अब देखिए उन्होंने कहा जो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमारे पास जीन ट्रांसफर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसको लिविंग डोनर सेल नहीं चाहिए होता। अब तो अगर लिविंग डोनर सेल नहीं चाहिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, तो फिर इसको क्या चाहिए? उसको जो चाहिए दैट इज परसिस्टेंट डीएनए। ऐसा डीएनए है जो कि परमानेंट वहां रहे और
स्टेबल फॉर्म में रहे, डीएनए अपनी प्रॉपर्टीज चेंज ना करता रहे कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो गया है या डीएनए की कॉपी नहीं हुई, डीएनए परसिस्टेंट रहना चाहिए। तो लिविंग डोनर सेल जरूरी नहीं है, ऑल is necessary is persistent DNA in the environment. Bacteria must able to take a free extracellular material, genetic material in order to change. बैक्टीरिया मतलब एक्स्ट्रासेलुलर जेनेटिक मटेरियल भी ले सकता है, सो दैट वो अपने अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट लाए, अपने आप को अपनी वैरायटी चेंज करे। बैक्टीरिया दैट फुलफिल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज कॉम्पिटेंट सेल्स। और जिस बैक्टीरिया के अंदर ये खसूसियत होगी कि एक्स्ट्रासेलुलर जेनेटिक मटेरियल बाहर से ले ले एक्स्ट्रासेलुलर अपने मेम्ब्रेन के अंदर, तो उस बैक्टीरिया को हम कहेंगे ये कॉम्पिटेंट सेल्स हैं हमारे पास। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, ये प्लाज्मिड है, ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया से जो है नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में एंटर हुआ, और वहां पे अगर इसने कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर जो है जेनेटिक मटेरियल ये अपने आप को चेंज करने के लिए वो हुआ, और यहाँ पे हमारे पास एक नया जो है डीएनए बन गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास है ट्रांसडक्शन। इन दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया फॉरेन जीन्स आर ट्रांसफर्ड। इसमें जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरियल जीन ही आ रहा था, जबकि जो हमारे पास ट्रांसडक्शन होगा इसमें फॉरेन जीन आएगा, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ द वायरस, इसमें वायरस मदद करेगा। उसमें कुछ कोई भी चीज हेल्प नहीं कर रही थी, बस कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया से नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में हमारे पास जो है जीन एंटर हो गया था। इसमें हमारे पास स्पेशली जो है वायरस हेल्प करेगा, वो हम देखते हैं अभी किस तरह हेल्प करेगा। These viruses are bacteriophages, इन वायरसेस को बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं, एंड दे आर नॉट वेरुलेंट। वेरुलेंट मतलब ये वायरस या डिजीज कॉजिंग नहीं है, सिर्फ ये एज अ कैरियर एक्ट करेंगे। ठीक है, एज अ कैरियर ये अपना काम करेंगे। कैरियर इन्होंने क्यों काम करना है जी, कि वो जो है फॉरेन जीन उसको उसमें इंसर्ट कराना है, एंड पासेस ओवर जीन्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, और एक होस्ट से दूसरे जो है उसमें जीन ट्रांसफर करेंगे। बस वायरस ने सिर्फ कैरियर बनना है। ट्रांसड्यूसिंग बैक्टीरियोफेजेस में कैरी सेम जीन्स इन विच रिप्रोडक्शन मेथड। अगर ट्रांसड्यूसिंग बैक्टीरिया, ट्रांसड्यूसिंग क्यों का है, क्योंकि ट्रांसडक्शन कर रहे हैं, तो अगर ट्रांसड्यूसिंग बैक्टीरियोफेज में ऐसा जीन होगा जो कि रिप्रोडक्शन में यूज होगा, तो हम उसको कहेंगे ये रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन है। मतलब बैक्टीरियोफेज के पास ऐसा जीन था जो कि रिप्रोडक्शन करा रहा है। लेकिन अगर इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स हैं, दे आल्सो कैन कैरी डिफरेंट जीन्स एट डिफरेंट टाइम्स विच द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, तो फिर उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन। दो टाइप्स यहाँ पे ट्रांसडक्शन की आ गई, कि रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन एंड जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन। अब ये जो फिगर है हम इसको देखेंगे, यहाँ पे कलर्ड नहीं है, तो हम कलर्ड फिगर देखते हैं ट्रांसडक्शन की, कि ट्रांसडक्शन किस तरह होती है। ये हमारे पास एक बैक्टीरियल, ये जो ब्लू है दैट इज बैक्टीरियल डीएनए एंड पिंक इज वायरल डीएनए। ठीक है, अब हमारे पास ये जो ब्लू बैक्टीरियल डीएनए इसके ऊपर ये बैक्टीरियोफेज आया, ये देखेंगे इसके पास कैरियर जीन है जो लेके आया है, ये इसके ऊपर ये देखिए इसके ऊपर बैठा हुआ है। अब जब ये वायरस है, ये यहाँ से नीचे से अपनी टेल के थ्रू इसके अंदर जो है ये इंसर्ट करेगा अपना ये जो फॉरेन जीन लेके आए, ये इसने किया, और ये देखें सेपरेट सेपरेट ये वायरल डीएनए है और ये बैक्टीरियल डीएनए हो गया। अब जब ये दोबारा अपना रेप्लिकेशन प्रोसेस करेंगे, तो वो एक हेड साथ वायरल जीन का भी ले लेंगे जो आया है हमारे पास। ये तो इसके हेड में बैक्टीरिया की जो हुई है रेप्लिकेशन वो भी है, और जिस हेड में साथ वायरल जीन या डीएनए मौजूद है वो भी रेप्लिकेट हुआ है। अब बैक्टीरिया ने जब अपनी सेल वॉल उसकी रप्चर हुई, तो बैक्टीरियोफेजेस कुछ बाहर निकल के, कुछ के साथ सिर्फ बैक्टीरियल डीएनए है, कुछ के साथ वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए दोनों अटैच हो गए। अब जब ये दोबारा इस तरह का कोई भी बैक्टीरियोफेज जब दोबारा बैक्टीरिया के ऊपर जाएगा, तो आप देखिए इसके अंदर वायरल डीएनए भी है और बैक्टीरियल डीएनए भी है, तो ये जब इंसर्ट करेगा अंदर, तो इसके पास दोनों डीएनए होंगे, वायरल भी और बैक्टीरियल भी। ये बैक्टीरियल डीएनए जो है इसमें वेरिएशन हुई होगी, इसका जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा, ये इसके साथ जो है अपनी करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और हमारे पास एक जो है नई वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। यही सेम प्रोसेस जो है आपकी बुक में है, कि किस तरह वो यहाँ पे देखें डॉट्स डॉट्स है, ये ब्लू कलर का है जो बैक्टीरियल डीएनए उसके साथ आया और अटैच हो गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है कॉन्जुगेशन का। कॉन्जुगेशन, दिस प्रोसेस वाज, इसको डिस्कवर किया था टेटम एंड लीडरबर्ग ने 1946 में, और ई कोलाई पे इन्होंने ये परफॉर्म किया था। दे फाउंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स ग्रोन टुगेदर ऑन अ मिनिमल मीडियम प्रोड्यूस्ड एन ओकेजनल वाइल्ड टाइप। ये उन्होंने देखा कि दो डिफरेंट किस्म के जो है म्यूटेंट्स जो है ग्रो कर गए जब हमने उनको एक मीडियम पे ग्रोथ कराई है। Bacteria that show the conjugation are dimorphic, meaning they have two types of cells, one male F positive और donor cell female। इसमें हमारे पास ये जो है that is a male cell F plus, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है, और फीमेल रिसिपिएंट है जो इसको ले रही है।
द मेल और डोनर सेल पोजेसेस 1 और 4 6 पिलाए। अब ये भी बात है कि जो हमारे पास मेल या फीमेल सेल है उसके ऊपर पिलाए का होना जरूरी है। तो इसमें सिर्फ हमारे पास यही मेल है या ये फीमेल है, क्योंकि इसके पास डोनर सेल है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास सेक्स पिलाए ही नहीं है जिसके थ्रू इसने अपनी रिप्रोडक्शन करनी है। ठीक है, इट कंटेन्स जीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग सेक्स पिलाई एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स नीडेड फॉर जीन ट्रांसफर। सेक्स पिलाई आर 1 to 4 नैरो प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ। सेक्स पिलाई होती क्या है, ये हमारे पास सेक्स पिलाई है, ये 1 to 4 नैरो प्रोटोप्लाज्मिक आउट। प्रोटोप्लाज्मिक मैंने कहा था ऐसा सेल जिसकी सेल वॉल ना हो, इसकी आउटग्रोथ बाहर को जो प्रोट्यूडिंग है ऐसे ऐसे एक होंगी या 1 से 4 तक हो सकती हैं। The sex pili and fertility factors are absent for the female or recipient cell। ये फीमेल या रेसिपिएंट सेल में नहीं होगा। वैसे फीमेल को हम एफ नेगेटिव ही इसी वजह से कहेंगे कि उसके ऊपर जो है सेक्स पिलाई नहीं है, और एफ पॉजिटिव मेल के पास है। तो वही बात है, ये मेल है ये फीमेल है। अब इसने सेक्स पिलाई ने जब इसके साथ रिएक्ट करना है तो हमारे पास एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बनेगा, जो हम नीचे देखते हैं। नीचे थ्योरी में आपके लिखा हुआ है कि जब ये दोनों टाइप्स ऑफ सेल एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक प्रोटोप्लाज्मिक जो है सेल एस्टेब्लिश है, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज या कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं दैट। ये हमारे पास जो है ये इसने प्रोटोप्लाज्मिक यहाँ पे ब्रिज बना लिया या कॉन्जुगेशन ट्यूब जिसके थ्रू इसने करनी है। इससे क्या होगा विद द फीमेल के साथ इसको ऑलमोस्ट 6 to 8 मिनट्स लगते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। किस प्रोसेस को, ये ब्रिज बनाने में। सबसे पहले ये हमारे पास सेक्स पिलाया था, उसने फीमेल के साथ जो है इंटरेक्शन किया और उसने एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बना दिया या कॉन्जुगेशन ट्यूब बना दी। ये हमारे पास डोनर सेल है, ठीक है, और ये हमारे पास रिसिपिएंट है। इसके अंदर जाना है हमारे पास जेनेटिक मटीरियल। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 स्टेप में जब ये दोनों की सेल वॉल्स आपस में इंटरेक्ट करना शुरू की हैं तो ये जो हमारा मटेरियल प्लाज्मिड था ये इसके साथ इंटरेक्ट किया है। इसको रिलैक्सोसोम ट्रांसफेरोसोम, ये रिलैक्स इसने डोनेट किया और ये ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे ट्रांसफेरोसोम बन गया। अब ये देखें, अब ये इसके पास भी ये सेल चला गया, इसने भी सेक्स पिलाई जनरेट कर दी है। मतलब अब ये दोनों जो है हमारे पास डोनर सेल्स बन गए हैं। जो एबिलिटीज और स्पेशलिटीज इसमें थी उस डोनर सेल ने रेसिपिएंट को दिया, वो भी डोनर सेल है। डोनर सेल कैसे पता चला, इसके पास भी अब सेक्स पिलाई मौजूद है, ये भी मेल बन गया। अभी किसी भी फीमेल के साथ दोबारा रिएक्ट करेगा और प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाएगा और नेक्स्ट रिप्रोडक्शन इस तरह चलती रहेगी। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। हमने भी पढ़ा 3 टाइप्स इन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन एंड इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन इन बैक्टीरियल स्पीशीज। इसमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन। इन तीनों से सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से जेनेटिक ड्रिफ्ट कह लें या जेनेटिकली वेरिएशन होती है बैक्टीरियल स्पीशीज में, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी स्पीशी एंड अलाउज ग्रुप टू अडॉप्ट टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। और जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है माहौल के हिसाब से। जैसे हम भी अगर डार्विन वगैरह की थ्योरी पढ़ें या हमने पीछे जाएं तो हमें पता है कि हम ऐसे नहीं थे, हमारे इंसेस्टर्स इस तरह के थे। या हम जिराफ को देखें तो हमने पढ़ा है उसकी थ्योरी में कि उन सब ने जो है रेवोल्यूशन की है। तो सेम इसी तरह उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया के लिए भी जरूरी है कि वो अपनी ऑर्गेनिज्म जो उसकी फैमिली है या स्पीशीज है उसमें ड्रिफ्ट लाए, वेरिएशन लाए उसके अपने सर्वाइवल के लिए। और ये अलाउ भी करता है उनको, इजीली अलाउ करता है कि वो अपने जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उसमें अडॉप्ट कर लें, उनको एक्सेप्ट करें, उनमें रहें। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया कैन बी एक्सट्रीमली क्विक रिप्रोडक्शन है, जैसे कि हमने पढ़ा 6 से 8 मिनट बस इसको लगते हैं कि वो अपनी कॉन्जुगेशन ट्यूब को जनरेट कर ले, जो हमने इसमें पढ़ा था कि 6 से 8 मिनट में प्रोसेस जो है हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। तो जो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन है एक्सट्रीमली जो है क्विक होती है, विद सम स्पीशीज टेकिंग ओनली अ फ्यू मिनट्स टू प्रोड्यूस अ जनरेशन। कुछ स्पीशीज तो सिर्फ कुछ मिनट ही लेती हैं अपनी जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। बैक्टीरिया एंड अदर प्रोकैरियोट्स में चेंज वेरी क्विकली, और कुछ बैक्टीरिया और अदर प्रोकैरियोट्स हैं इधर तो फ्यू मिनट्स हैं, कुछ इससे भी ज्यादा जो है क्विकली चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास बैक्टीरिया टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसा होता है, हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। हमने याद रखना है कि इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं बैक्टीरिया के, आउटर लेयर, सेल का इंटीरियर और एडिशनल स्ट्रक्चर्स। आउटर लेयर में हमारे पास सेल एनवेलप है या हम उसको आउटर लेयर भी कह सकते हैं। और इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, इसमें हमारे पास बैक्टीरियल सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब दो चीजें मिलके आउटर लेयर या सेल एनवेलप को बनाती हैं। एक सेल वॉल हमारे पास ये वाली है बिल्कुल आउटर दिस, ठीक है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इंटीरियर मेम्ब्रेन है ये वाली। तो ये दोनों मिलके आउटर लेयर या सेल एनवेलप को बनाती हैं। द आउटर इनवेलप, अब इसका फंक्शन क्या है, आउटर इनवेलप एक्ट्स एज अ स्ट्रक्चर एंड द फिजियोलॉजिकल बैरियर प्रोटेक्टिंग द इंटीरियर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। इंटीरियर बैक्टीरियल सेल के अंदर जितने भी
एंटिटीज हैं, जिसमें हमारे पास राइबोसोम्स आ जाते हैं, डीएनए आ जाते हैं, उसको जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं आउटर एक्सट्रीम इन्वायरमेंट से, स्ट्रक्चरली भी और फिजियोलॉजिकली भी। उसके अलावा द फंक्शन उसका और क्या है, टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम इट्स ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस का हमने फंक्शन पढ़ा है कि वाटर अपटेक होता है फ्रॉम हाई टू लो। तो ऑस्मोटिक लाइसिस, अगर कोई भी डेसिकेशन है जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है कोलैप्स कर सकता है, उसकी लाइसिस होता है ब्रेक डाउन होना, तो उससे भी बचाता है और उसकी शेप को भी मेंटेन रखता है। सेकंड इसका जो पार्ट है दैट इज सेल इंटीरियर। अब सेल के अंदर क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या आता है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इंक्लूजन, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में तो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है, उसके अंदर क्या क्या है? मेसोसोम्स हैं, राइबोसोम्स और ग्रैन्यूल्स, एंड सर्कुलर डीएनए जिसको हम प्लाज्मिड भी कहते हैं। एडिशनल स्ट्रक्चर्स क्या है? कैप्सूल, मतलब ये सब बैक्टीरियल सेल्स में नहीं होता, लेकिन कुछ बैक्टीरियल सेल्स में एडिशनली पाया जाता है। इसमें कैप्सूल है, फ्लैजिला है। कैप्सूल ये मोटी लेयर जो है बैक्टीरिया के बाहर, फ्लैजिला है, दिस इज फ्लैजिला, ये इसको लोकोमेशन में, मूवमेंट में बैक्टीरिया सेल को मदद करती है। फिम्ब्रिया है और स्पोर्स हैं कुछ, और ये पिलाए भी हैं ये जैसे, और ये फिम्ब्रिया वगैरह इसको बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में होते हैं। उसके अलावा हम आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे दैट इज सेल वॉल। द बैक्टीरियल सेल वॉल इज द आउटर रिज एंड केमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, आउटर रिज बाहर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इट इज बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द कैप्सूल स्लाइम लेयर। मतलब कैप्सूल, कैप्सूल ज्यादा, सेल वॉल के भी जो बाहर की लेयर है उसको कैप्सूल कहा है। ठीक है, ये ज्यादा बाहर कैप्सूल है, उसके अंदर सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास आती है। तो उन्होंने कहा ये किसके दरमियान होती है? सेल मेम्ब्रेन एंड द कैप्सूल के दरमियान जो स्लिम सी लेयर है हमारे पास, उसको हम कहते हैं स्लाइम सी, उसको कैप्सूल कहते हैं, सेल वॉल है। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेंटेन, सेल वॉल का काम क्या है? मेंटेन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम चेंजेस इन द ऑस्मोटिक प्रेशर। वही पहले वाली बात है कि सेल की शेप मेंटेन करने में मदद करती है और इसको ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होने से बचाती है। पानी का प्रेशर कम ज्यादा है बैक्टीरिया में, अगर ऑस्मोटिक लाइसिस ना हो जाए, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर रप्चर ना कर जाए, तो उससे बचाती है। द बैक्टीरिया सेल वॉल मेक्स अप 20 to 30% ऑफ सेल्स ड्राई वेट। सेल्स ड्राइव वेट जो है इसका 20 से 30% है, जबकि बाकी जो वेट है वो सारा इसका वाटर ऑस्मोसिस ही बनाता है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इज पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ये हमने याद रखना है कि जिसका मेजर स्ट्रक्चर है सेल वॉल का, वो हमारे पास है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। पेप्टिडोग्लाइकन इज डाइसैकेराइड, हमने पढ़ा है अपनी पीछे क्लासेस में कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। डाइसैकेराइड ऐसी है जिसमें दो प्रोटीन्स यूज होती है, मतलब पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एक खासी थिक लेयर है। अब ये दो हमने डाइसैकेराइड यानी दो तरह के कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है, जिसमें हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूको अमाइन आता है एंड एन एसिटाइल मरमेरिक एसिड आता है, NaG एंड NaM एज अ शुगर डेरिवेटिव। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर सेल वॉल बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू ग्राम। अब स्ट्रक्चर की बेस पे हम बैक्टीरिया को दो में क्लासिफाई करते हैं। एक हमारे पास है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक हमारे पास है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किसकी वॉल पे, किसकी बेस पे? स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बेस पे। अब हम देखेंगे किस तरह जो है हम इसको डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल इज थिक 15 to 80 नैनोमीटर की होगी, और उसकी वजह क्या है कि उसमें वो पेप्टिडोग्लाइकैन की लेयर मौजूद है उसमें, जबकि ज्यादा मौजूद है, अबंडेंस में मौजूद है। जबकि ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकैन की लेयर सिग्निफिकेंटली लेस अमाउंट में मौजूद है, तो इसका जो है सेल वॉल जो है वो थिन होगी, दैट इज जस्ट 2 नैनोमीटर्स। लिपिड कंटेंट ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल का कम है 2 से 5% तक, जबकि ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में कंटेंट 15 से 20% तक होगा। टिकोइक एसिड इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। ट्रीटमेंट विद लाइसोसोम मेक्स प्रोटोप्लास्ट। अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट इस लाइसोसोम से कराएंगे, तो एक एंजाइम है जो कि लाइसिस करता है, लाइसोजाइम एंजाइम है। और अगर हम ग्राम नेगेटिव की कराएंगे तो सेफेरोप्लास्ट बना देगा। हम नीचे पढ़ेंगे कि सेफेरोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं। प्रोटोप्लास्ट तो हम पढ़ चुके हैं, ऐसा बैक्टीरियल सेल है जिसकी सेल वॉल एब्सेंट है, मतलब इसकी सेल वॉल ही खा जाएगा लाइसोजाइम। और सेफेरोप्लास्ट हम नीचे देखते हैं कि सेफेरोप्लास्ट क्या होता है। अब ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन इसमें मेन कंपोनेंट है। अभी हमने पढ़ा है कि बहुत ज्यादा अबंडेंसी में इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल दैट इज थिक एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 40 to 8% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल वॉल। मतलब 40 से 80% ड्राई जो सेल वॉल का वेट है वो पेप्टिडोग्लाइकैन की वजह से ही है, यानी इतनी ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। द ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ टिकोइक एसिड्स एंड द टिकोरोनिक एसिड। ये दो तरह के एसिड इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है,
इसके 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। लाइपोपोलीसैकेराइड्स, आउटर मेम्ब्रेन, लाइपोप्रोटीन लेयर एंड पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन बहुत लेस अमाउंट में है, तो बाकी ये 3 मिलके तो 4 जो हैं हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जो कि ग्राम नेगेटिव सेल वॉल बनाते हैं। उसके अलावा अब इसमें बताया लाइपोपोलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। एलपीएस इज प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन में हमारे पास प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल की, ठीक है। इट कंप्राइजेज, अब इसमें भी क्या क्या होता है लाइपोपोलीसैकेराइड्स में भी, लिपिड ए, कोर ओलिगोसैकेराइड एंड ओ पॉलीसैकेराइड, मतलब और तरह के भी इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। अब आउटर मेम्ब्रेन है हमारे पास, हमने पढ़ा था कि आउटर मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन क्या है? द आउटर मेम्ब्रेन इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोटेक्ट्स द सेल, जैसे कि हमने पढ़ा है कि सेल वॉल है या आउटर मेम्ब्रेन है, उसका काम प्रोटेक्शन ही है। तो ये प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम वेरियस एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड हार्मफुल कंपोनेंट से, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम द एंट्री ऑफ द एंटीबायोटिक्स, देखें एंटीबायोटिक्स मतलब बायोटिक बैक्टीरिया को किल करने वाली, तो एंटीबायोटिक से बचाते हैं। एंड आल्सो प्रोटेक्ट द सेल लाइसिस फ्रॉम द लाइसोसोम, और लाइसोसोम ताकि हमारे सेल को ब्रेक डाउन ना कर दे, उससे भी बचाता है। इसके काफी फंक्शंस आ गए हैं जी। एनवायरमेंटल स्ट्रेस से बचाता है, हार्मफुल कंपोनेंट से बचाता है, और एंट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं होने देता। ऑल्सो प्रोटेक्ट सेल लाइसिस से भी बचाता है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज बायलेयर्ड, बायलेयर्ड स्ट्रक्चर है, और इसके फॉलोइंग पार्ट्स हैं प्रियॉन्स, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और अदर प्रोटीन्स। बायलेयर्ड स्ट्रक्चर है और इसके काफी पार्ट्स हैं, जैसे प्रियॉन्स क्या होते हैं, प्रियॉन इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन में बहुत लार्ज अमाउंट में। इसका मेन रोल क्या है कि इसने मेंटेन रखनी है आउटर मेम्ब्रेन परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी, परमिट का मतलब होता है इजाजत देना, अब हर चीज को इजाजत नहीं देगा अपने अंदर एंटर होने की, तो बैक्टीरियल सेल वॉल की परमियाबिलिटी, परमिशन मेंटेन रखेगा कि ये चीज आने देनी है, ये चीज नहीं आने देनी। And allowing the passive diffusion of low molecular weight hydrophilic substances like sugar, amino acids and certain ions, और अलाउ करेगा कि पैसिव डिफ्यूजन हो। एक्टिव डिफ्यूजन और एक्टिव होता है कि हाई से लो, जो हमने पढ़ी गया डिफ्यूजन। पैसिवली डिफ्यूज करेगा कि अगर हाई है, अब कंटेंट कुछ ज्यादा ही है जैसे कि शुगर, अमीनो एसिड, सर्टेन आयंस का, तो वो पैसिवली डिफ्यूज हो जाए। उसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन पर हमने पढ़ा था कि देखें प्रेयॉन्स होते हैं इसके अंदर जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव की है, और सेकेंडली हमारे पास क्या है, कुछ अदर प्रोटीन्स हैं। प्रेयॉन्स हमने पढ़ लिया, इसका काम क्या, आउटर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी मेंटेन रखना है, और उसने पैसिव डिफ्यूजन करानी है हमारे पास, ठीक है। किसकी? कुछ शुगर की, अमीनो एसिड्स की और सर्टेन आइंस की। उसके अलावा जो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो एम्बेडेड होती हैं आउटर मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये प्रेजेंट है लार्ज, ये भी एम्बेडेड है, मतलब धंसी होती हैं उसके अंदर ना। और ये किस में इन्वॉल्व है? दे आर इन्वॉल्व इन न्यूट्रिएंट अपटेक, न्यूट्रिशन अपटेक का काम करती हैं ये। मेम्ब्रेन हीमियोस्टेसिस, हीमियोस्टेसिस मेंटेन करती हैं। हीमियोस्टेसिस है कि अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट का जो भी काम है उसको एक्सटर्नल के साथ कंपेयर करके उसके टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन करना। एंड विरुलेंस, कोई भी वायरस वगैरह अंदर है तो उसको भी ये देखते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। द 4 मेजर प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द ट्रांस मेम्ब्रेन डिफ्यूजन ऑफ माल्टोज एंड माल्टोडेक्स्ट्रिन्स आर, अब जो मेन 4 प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन डिफ्यूजन जो होती है माल्टोज की, माल्टोडेक्स्ट्रिन्स की, उसमें ओएमपी डी एफ, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन सी, डी, ई एंड पीएचओ ई एंड एलएमबी जो है इन्वॉल्व होते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन ए है ये क्या करती है, एंकर्स द आउटर मेम्ब्रेन टू द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। अब इसका काम ये है कि जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है उसके साथ इसने इसको एंकर जोड़ के रखना है, पकड़े रखना है प्रोटीन ए ने। उसके अलावा हमारे पास है लाइपोप्रोटीन लेयर। लाइपोप्रोटीन लेयर स्टेबलाइज करती है आउटर मेम्ब्रेन को। इसका काम क्या है, फंक्शन से स्टेबलाइज करना है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल। और एक कंपोज होती है, एक टाइप है लाइपोप्रोटीन की जिसे हम कहते हैं ब्रॉन लाइपोप्रोटीन, तो इसकी बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन अब क्या है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लेस होती है, हमने अभी पढ़ा है, जिसकी वजह से जो है थिकनेस भी 2 नैनोमीटर होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये ज्यादा होती है। इट इज 2 to 3 नैनोमीटर, ये ग्राम नेगेटिव की बात हो रही है, और बाउंड बाय द लाइपोप्रोटीन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और 2 चीजों के साथ बाउंड हुई होती है, लाइपोप्रोटीन के साथ एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। उसके अलावा पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, जो सेल के बाहर मेम्ब्रेन है, सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन है वो हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, और जो आउटर मेम्ब्रेन है ये जो इसके पूरा कवर करेगी दैट इज आउटर मेम्ब्रेन। तो जो स्पेस सेल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान होगी उसे हम कहेंगे पेरिप्लाज्मिक स्पेस। किसमें? सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ये स्पेशल बात है, ग्राम पॉजिटिव में नहीं। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। अब इसमें भी पेरिप्लाज्मिक स्पेस में भी डिफरेंट एंजाइम्स और प्रोटीन्स हमारे पास मौजूद होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंड बीटा लैक्टामेज,
बिल्डिंग बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं इसके अंदर। उसके अलावा हम देखेंगे, अब हमने ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव देख लिया, अब हम देखेंगे एसिड फास्ट बेसिलाइज सेल वॉल जो है। एसिड फास्ट हम बैक्टीरिया देखेंगे। ये जो है हमारे पास जील नेल्सन ने स्टडी दी थी जिसने स्टेनिंग की थी कि एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरियल सेल्स के लिए द सेल ऑफ द एसिड फास्ट बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू मोस्ट डिटर्जेंट्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मतलब जो सेल है एसिड फास्ट बैक्टीरिया का, उस पर कोई भी डिटर्जेंट या स्ट्रॉन्ग एसिड वर्क नहीं कर पाता। मतलब स्टेनिंग में जब हम टेस्ट करते हैं, इट कैन नॉट बी स्टेन्ड विद द ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन से भी ये स्टेन नहीं होता। हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लिए ग्राम स्टेनिंग करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट जो है डाइज यूज करते हैं, प्राइमरी स्टेन सेकेंडरी स्टेन्स यूज करते हैं। तो उन्होंने कहा ग्राम स्टेनिंग भी इस पर कोई काम नहीं करती। तो जील नेल्सन ने जो है इसको विजुअलाइज किया और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर ये किया, ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म की। अब इसके अंदर क्यों? क्योंकि इसके पास माइकोलिक एसिड है जिस वजह से इसके ऊपर ग्राम स्टेन काम नहीं कर सकता, और ये अल्बिनो ग्लाइकन प्रोटीन के साथ लिंक करता है। इस स्ट्रक्चरल कंपोजिशन की वजह से ये एसिड अल्कोहल जो है को रेजिस्ट करते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं एसिड फास्ट बेसिला है। अब हमने पीछे पढ़ा था प्रोटोप्लास्ट सेफ्रोप्लास्ट सेल वॉल डेफिसिट फॉर्म। मतलब किसी में अगर सेल वॉल की डेफिशिएंसी है तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम लाइसोसोम के साथ रिएक्ट कराते हैं, हमने पीछे पढ़ा है, तो वो प्रोटोप्लास्ट बना देता है। प्रोटोप्लास्ट क्या है? जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होगी लेकिन उसके साइटोप्लाज्मिक जो उसके मेम्ब्रेन है वो सारी इंटैक्ट होगी, उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो वैसे ही होंगे। तो ग्राम पॉजिटिव, ये बात याद रखनी है कि प्रोटोप्लास्ट, हम ग्राम पॉजिटिव के सेल को प्रोटोप्लास्ट कहेंगे जब उसके अंदर से जो है सेल वॉल एब्सेंट हो जाएगी। और अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें, व्हेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ट्रीटेड विद लाइसोसोम सेफ्रोप्लास्ट इज फॉर्म, सेल वॉल उसकी भी खत्म होगी लेकिन हम उसको प्रोटोप्लास्ट नहीं कहेंगे, दैट इज नोन एज सफीरोप्लास्ट। देन है हमारे पास माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया, ये नेचुरली अकर करता है। देखिए इन दोनों पे हमने काम कराया लाइसोसोम से। ग्राम नेगेटिव को कराया तो हमने सफीरोप्लास्ट बना दिया, और अगर हमने ग्राम पॉजिटिव पे कराया तो उसे प्रोटोप्लास्ट बना दिया। लेकिन ये जो माइकोप्लाज्मा है ये नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया है जिसकी सेल वॉल नहीं होती, उसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। और एल फॉर्म्स हैं ये। एल, इसको एल फॉर्म क्यों कहा गया है? कि ये लिस्टर इंस्टीट्यूट ने इस पर स्टडी किया था, उसके बाद ये जो है फर्स्टली डिमॉन्स्ट्रेटेड हुई थी स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलीफॉर्मिस में, इसलिए इसको एल फॉर्म्स कह दिया गया है। उसके अलावा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या होती है? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज द, पहले बाहर आती है सेल वॉल, उसके बाद जो अंदर मेम्ब्रेन है जो अंदर अंदर वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कवर कर रही है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लाइंग बीनीथ द सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर होती है ये।